नाज़रीन, सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर की जानिब से सख्त हिदायत जारी की गई हैं कि लाहौर के जितने भी थानों के SHOs हैं वो इस बात को यकीनी बनाएं कि अगर उनके इलाके में मुनशियात फरोख्त होती हैं तो उन SHOs के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुझे लगता है कि गुलाम महमूद डोगर साहब बहुत भोले आदमी हैं और उन्हें नहीं मालूम कि इस वक्त लाहौर शहर में किस किस तरह मुनशियात जो है फरोख्त होती हैं और इस्तेमाल होती हैं। किसी दिन सुबह गुलाम महमूद डोगर साहब को चाहिए कि लाहौर में नहर के किनारे अपनी गाड़ी में एक चक्कर लगाएं। उन्हें बहुत सारे नशई नहर के किनारे पर टीके लगाते हुए नजर आएंगे। वहां पर ड्रग्स बेची भी जाती हैं, वहां से स्पेशल ब्रांच वाले भी गुजरते हैं, वहां से CIA वाले भी गुजरते हैं, वहां से एंटी नारकोटिक्स फोर्स भी गुजरती है, लेकिन किसी भी नशई के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। पुलिस वाले ये कहते हैं कि अगर हमने इनको गिरफ्तार किया तो ये हवालात में जाकर मर जाएंगे, लेकिन पुलिस वाले उस सप्लाई चेन को ट्रेस नहीं करते कि ये मुनशियात के आदि अफराद मुनशियात खरीदते कैसे हैं। पूरे पाकिस्तान में नाजायज असलहे के ऊपर पाबंदी है। अगर एक आम आदमी के लिए क्लाशनकोफ खरीदना मुश्किल है, स्टेन गन खरीदना मुश्किल है, तो लाहौर जैसे शहर में कानून नाफिज करने वाले इदारों की मर्जी के बगैर मुनशियात का एक्सेस होना कानून नाफिज करने वाले इदारों की एक बहुत बड़ी नाकामी है। और आप किसी से 10 ग्राम 50 ग्राम या किलो मुनशियात बरामद करने के बाद आप मुनशियात की लानत से मुआशरे को छुटकारा नहीं दिलवा सकते जब तक आप उस सप्लाई लाइन को नहीं तोड़ेंगे जो अफगानिस्तान के शहर कंधार से शुरू होती है और लाहौर के अंदर माल रोड के ऊपर माल की डिलीवरी को यकीनी बनाती है। इसी सारे मामले पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है सैयद जुल्फिकार हुसैन साहब, कंसल्टेंट है, इंसदाद मुनशियात के हवाले से बहुत ज्यादा काम है उनका। जुल्फिकार साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। मोहतरम नसीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफी भी हैं, तज्जियाकार भी हैं, इन मामलात पर गहरी निगाह भी रखते हैं। नसीम साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। ये बताइएगा कि ये जो सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर की जानिब से वार्निंग दी गई है SHOs को कि उनके इलाके में मुनशियात नहीं बिकनी चाहिए, क्या ये सिर्फ वार्निंग है? क्योंकि हर इलाके में खुलेआम मुनशियात फरोख्त हो रही हैं और अब से नहीं हो रही नसीम साहब, सालों से हो रही हैं। जी बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। जैसे आपने थोड़ी देर पहले बात की थी कि बड़े भोले या मासूम आदमी हैं, और वैसे लगता है ऐसे ही, क्योंकि देखें मुनशियात पूरी दुनिया में है और हमारे क्योंकि हमारा मुस्लिम कंट्री है और यहाँ पे नशा हराम है, लेकिन और मनशियात जो जिस शक्ल की मनशियात इस वक्त मिल रही है, अवेलेबल है मार्केट में, वो हमारी पुलिस को भी नहीं मालूम। अब ये जो बात इन्होंने की ऑपरेशन की, ये ऑपरेशन जो इस वक्त कर रहे हैं, ये तो पुलिस के SOPs में या पुलिस के कानून में, ये हमारे कानून में शामिल है कि खसूसी हिदायत की जरूरत नहीं है, खसूसी हिदायत की किसी की जरूरत नहीं है कि हम कोई खसूसी हिदायत को टास्क करें या कोई नोटिस लें। ये तो बिल्कुल उसी तरह मुझे महसूस हुआ जैसे बाकी दीगर अदारे। अरे यहाँ पर आप बहुत भूले, आपको नहीं पता कि लाहौर पुलिस एक वक्त में एक काम करती है, कभी वो प्लॉटों से कब्जे छुड़ाती है तो सारी पुलिस सिर्फ प्लॉटों से कब्जे छुड़ाने के लिए। मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूं, जब वजीर आजम का विजिट लाहौर में होता है उससे एक दिन पहले किसी कब्जा ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है और फिर वो दिखाने के लिए होता है कि जी ये हमने ये कार्रवाई की। ये जो मनशियात के खिलाफ का जो इन्होंने एक्शन शुरू किया, बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन ये अब क्यों ख्याल आ रहा है, ये आप क्यों इस तरह कर रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके आप करेंगे, इस तरीके से आप बताएंगे कि इस तरह के जितने ऑपरेशंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ पत्ते काटने के मुतरादिफ है। जब तक सप्लाई लाइन यानी जड़ नहीं काटी जाएगी तब तक मुझे नहीं लगता एग्जैक्टली सप्लाई लाइन की बात करते हैं। मनशियात जिस आप कौन सा कोई एक एरिया बता दें मुझे कि जहां मनशियात मौजूद है, बाटी लोहारी या दरून शहर, वहां पे मनशियात की और शक्ल है, और डिफेंस में मनशियात की और शक्ल। डिफेंस में जो मनशियात मिलती है वो आपको पता ही चल, चेक कर रहा होता पुलिस वाले। इनको पहले ये अगर ये कार्रवाई करना चाह रहे हैं, इनको अपनी पुलिस को कोई थोड़ा सा इसके बारे में कुछ वो भी बताना चाहिए, कुछ ट्रेनिंग करानी चाहिए कि मनशियात अब किस किस शक्ल की हैं। डिस्प्रिन की गोली है जी जेब में डाली वही मनशियात है, लेकिन बाद पे फिर वहीं पर आ जाती। बाद में ये करना चाह रहा था जो बीच में आपसे बात, वो ये कि ये जो कार्रवाई के लिए अब इन्होंने शुरू किया है ANF के साथ मिलकर, बड़ा अदारा ANF बड़ी बड़ी कार्रवाइयां करता है। वैसे वापस की बात है, वो बिल्कुल तशहीर नहीं करता, मासूम वो राना सनाउल्लाह साहब वाला केस था, उसके बाद कोई बड़ी कार्रवाई, लेकिन वो करता है। मेरे लम्बे है कि वो बड़ी बड़ी कार्रवाई बड़े बड़े पकड़ता है, लेकिन वो इनके साथ मिलकर अगर करना चाह रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि पुलिस को ANF की जरूरत है। ANF की इंफॉर्मेशन जरूर ले सकते हैं, लेकिन पुलिस को मालूम है, इनके बीट अफसर, इनके जो
कांस्टेबल हजरात है, उनको मालूम है किस मैं वापस आपके पास आता हूं, कौन माजा, कौन बूटा, ये सब कुछ बेच रहा होता है, कौन बेच रहा है। नसीम साहब, मैं वापस आपके पास आता हूं। एहसन, सॉरी जुल्फिकार साहब, मुझे आप बताइएगा कि दुनिया के अंदर कहां-कहां पर मुनशियात बनती हैं और वो मुनशियात जो हैं वो पाकिस्तान की सरहद अबूर करने के बाद पाकिस्तान के सेटल्ड एरियाज में पहुंचती हैं। ये इन इटसेल्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाकामी नहीं है, क्योंकि किसी से 100 ग्राम 50 ग्राम आधा किलो 1.5 किलो पकड़ने से तो मसला हल नहीं होगा ना, जब तक सप्लाई लाइन को ब्रेक नहीं किया जाएगा। जुल्फिकार साहब, बहुत शुक्रिया जी आपका। शायद आपको याद हो, मैं कई बार पहले भी आपके प्रोग्रामों में ये कह चुका हूँ कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर एरिया है वो तकरीबन 2200-2300 किलोमीटर है और तकरीबन 3-4 साल से हमारी आर्मी उस पर फेंस लगा रही है, दो चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, ड्रग ट्रैफिकिंग और दूसरा जो इलीगल जो लोग आते हैं उधर से। आपको ये भी मैं कई बार दोहरा चुका हूँ कि बाहर से आनी वो जो पहले मकदार आती थी वो नहीं आती। अब लोकल कंजम्पशन जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है। और आज तक हमने नहीं देखा कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने किसी मुनशियात बनाने वाली फैक्ट्री के ऊपर छापा मारा हो, किसी मशीन को कब्जे में लिया हो। मेरी नजर से ऐसी कोई फुटेज नहीं गुजरी। वो बनी बनाई जो पुड़ियां होती हैं या राना सनाउल्लाह की गाड़ी से निकल आती हैं या शालमी के ऊपर किसी की जेब से 2-4 पुड़ियां निकल आती हैं। वैसे एक बात है, मैं भी इस फील्ड में इतने सालों से हूं, मैं भी देखता हूं जो लोग काम कर रहे हैं। मसलन एंटी नारकोटिक्स फोर्स का आपने नाम लिया, इसमें कोई शक नहीं है कि जब से वो 1992 से उसका वजूद अमल में आया है और 1995 से एंटी नारकोटिक्स बनी, उससे पहले एंटी नारकोटिक्स जॉइंट टास्क फोर्स थी। कंजम्पशन में इजाफा हुआ है। कंजम्पशन में नहीं, देखें आपका मुल्क जिस जगह पे है, हमारे यहाँ कंजम्पशन और सप्लाई, इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है और ये कहें एएनएफ ने मनों के नहीं टनों के हिसाब से पकड़ी है। अब आज ही जिस इशू पे हम बात कर रहे हैं कि पुलिस को अब ख्याल आया, मेरा जो सीसीपी लाहौर डोगर साहब से इंटरेक्शन, कल भी हमारी एक बड़ी लंबी मीटिंग हुई है, तो कहने का मकसद ये है कि देखे देर आए दुरुस्त आए, ये नहीं ज़रूरी। मैं समझता हूँ जब मुल्क के हालात, आपके सियासी हालात डिस्टर्ब हों, माशी हालात डिस्टर्ब हो या एक ऐसी फ़ज़ा पैदा हो तो सप्लाई में यकीनन इजाफा होता है, फिर वो लोग भी आ जाते हैं। एएनएफ नाकाम हुई नहीं, एएनएफ देखें अदारे कभी भी नाकाम नहीं होते। किनारे पे नशई, नहर के किनारे पर नशई टीके लगा रहे हैं। मैं जिस बात की तरफ इशारा करता हूँ, देखें आप पहले ये समझें कि एक बंदा जब क्रॉनिक एडिक्ट बन जाता है, जब वो 2-3 साल मुसलसल, या हम कहते हैं अपनी फील्ड में 6 महीने के बाद जब वो रेगुलर ड्रग यूजर है तो वो क्रॉनिक एडिक्ट बन जाता है। और ये एडिक्शन एक ऐसी बीमारी है, ये ज़हनी बीमारी है, इसका ज़हन के साथ आदत से शुरू होती है, मिलेगी नहीं तब तक वो एडिक्शन को कैरी ऑन कैसे करेगा? मेरी बात सुनिए, आप हीरोइन को कट कर देंगे, आप उसको बंद कर दें, आइस को बंद कर दें, आप कोकीन को बंद कर दें, लेकिन जो नहर किनारे बैठा है, ये चौक और चौराहे में, वो देखे 6 से 7 इंजेक्शन लगा रहे हैं फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के। इंजेक्शन को साइड पे रखें। नहीं, आपने अभी तक कोकेन को, आपने अभी तक हेरोइन की सप्लाई लाइन को ब्रेक किया है? सर बिल्कुल किया होगा, अदारों ने किया होगा, लेकिन क्यों नहीं किया होगा? देखें आप सबसे बड़ी बात यह है, देखें मैं समझता हूं अनारकली बाजार लाहौर में बनारसी साड़ी कहां से आती है स्मगल होके? इंडिया से आती होगी। कैसे आती है सर? वो जिस तरह लोग लेके आते वैसे ही मुनशियात भी आती हैं। इसका मतलब यह है कि जिन इदारों की ये ड्यूटी है कि वो हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर करें, जिन इदारों की ये ड्यूटी है कि वो मुनशियात की स्मगलिंग को नाकाम बनाएं, आपको लाहौर के इलाके डिफेंस में जो कोकेन है 13 से 15 हजार रुपए फी ग्राम के एवज दस्तयाब होती है। आप एक फोन कॉल करें, आपको डीलर घर आकर वो कोकेन खालिस क्वालिटी की प्रोवाइड करके जाता है। वो जो मन्नों और टनों के हिसाब से पकड़ी गई है उसमें टलकम पाउडर होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यह पता है कि लाहौर में जिसको चाहिए होती है उसको मिल जाती है। जुल्फिकार साहब, मैं इसमें आपकी तो मैं किसी बात से डिनाई नहीं करता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मैं कई बार कह चुका हूं कि आपकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग अब शुरू हो चुकी है। मसलन क्रिस्टलाइज के बारे में मैंने इसी स्टूडियो में आपके सामने हो रही है। जुल्फिकार साहब किन इलाकों में हो रही है बताइए? मेरी बात सुनिए, आपको मेरा प्रिवेंशन साइड पे मेरा काम है डिमांड को कम करना। मेरा
डिमांड तब तक कम नहीं होगी जब तक सप्लाई बरकरार रहेगी। जब डिमांड उस वक्त कम होगी जब आप मुल्क में ऐसे इलाके में ऐसे हालात पैदा करेंगे। देखिए आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, आपके माशी हालात किस तरफ जा रहे हैं, आपके सियासी हालात किस तरफ जा रहे हैं, अदारों को आप काम नहीं करने दे रहे। जब ये चीजें होंगी तो जो दुनिया पूरी में, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं कोलंबिया भी गया हूं, मैं पेरू भी होके आया हूं, दुनिया के हर मुल्क में जाने का इत्तेफाक। देखिए हर मुल्क की एक अलग-अलग सिचुएशन। देखिए अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है। ऐसा मेरी बात सुनिएगा, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है ड्रग्स की, ये बात आपको पता है? क्या आपको ये पता है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग किन एरियाज में हो रही है? नहीं, मुझे इसके बाद इसलिए नहीं पता, क्योंकि ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का काम है जो सप्लाई को रिड्यूस करते हैं। ये बात आपको किसने बताई है कि पाकिस्तान में लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? सर देखिए, जो मैं फील्ड में काम करता हूं, ड्रग एडिक्ट से मिलता हूं, जो देखे अब जो सप्लाई जो सेलर है, अब देखे जो टॉप क्लास में ABCDEF, एफ जो है 7वें नंबर पे वो कंज्यूमर है जो यूज कर रहा है। अब लोग वो अपनी भी 2 पुड़ियां निकाल रहा है, अपने लिए भी 1 या 2 डोजेज रख रहा है और साथ बेच रहा है। अब असल जो मेन है जो सप्लाई को स्प्रेड का जो फैला रहा है, उसकी तरफ अभी तक कोई तवज्जो नहीं दी गई। वो उस वजह से नहीं दी गई। देखे आज भी कल भी CCPO साहब ने ये बिल्कुल फैसला किया है कि हम एक नेक्स्ट वीक एक लाहौर में बहुत बड़ी कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन बात को बार बार कहने से रिजल्ट आएगा। बहुत दफा लॉन्च हो चुकी है। मैं वापस आपके पास आऊंगा। नुमान शेख मेरे साथ मौजूद है, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं। नुमान शेख साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मुझे नुमान साहब, यहाँ पर बात हो रही थी ड्रग्स के मसले के हवाले से। CCPO ने ऑर्डर जारी किया है कि जिन SHOs के इलाके में ड्रग्स फरोख्त हुई उन SHOs को मुअत्तल कर दिया जाएगा। इस तरह तो नुमान साहब लाहौर के सारे SHOs मुअत्तल हो जाएंगे क्योंकि लाहौर के हर इलाके में ड्रग्स बिक रही हैं। मुझे नुमान साहब, वो जो एक थोक और परचून का जो कॉन्सेप्ट है, होलसेल और रिटेल का कॉन्सेप्ट है, मुझे जो रिटेल में फरोख्त होती है मुनशियात, उसके मुताल्लिक आपसे सवाल नहीं करना। जो होलसेल में जो बल्क में मुनशियात बनती हैं, सप्लाई होती हैं, उस सप्लाई लाइन को तोड़ना नुमान साहब किसकी जिम्मेदारी है और वो अब तक इस जिम्मेदारी को पूरा करने में नाकाम क्यों है नुमान साहब? जी बिल्कुल, ये कानून नाफिज करने वाले इदारों की है जिम्मेदारी है। आप ये देखें कि हमारी बारहा यहाँ पे कई दफा हम देखते हैं कि मन्नों के हिसाब से चर्च भी पकड़ी गई है, इसके अलावा दीगर सामान जो है वो भी पकड़ा गया है और वो फिर मालखानों में चला जाता है। और साल के आखिर में जब पुलिस को अपनी ही कारकर्दगी पूरी करनी होती है तो वो वहां से कुछ 12 से 15 जो है 1000 रुपए किलो मालखानों से भी बिकते रही है। यहाँ पे पूरा मालखाने का जो स्टाफ था वो सारा का सारा मुअत्तल हुआ था सिर्फ इसी बात पे कि वहां से जो है वो मंशियात वगैरह जो है वो बाहर बिकती थी। इसके अलावा मैं आपको एक जो असल मसला ये है कि पुलिस भी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती। देखिए, आप जो नशई है जो नहर के किनारे बैठे हुए हैं या इधर उधर बैठे हुए हैं, उनको आप पकड़ते हैं तो उनको ले जाएंगे कहाँ? जेलें उन्हें नहीं लेती, पुलिस स्टेशन में उन्हें नहीं रखा जा सकता, वो अपने आप को ब्लेड मारते हैं। रिहेबिलिटेशन सेंटर ही यहाँ पे कोई नहीं बना हुआ जो एक अच्छे अमीरजादों के हैं। नुमान साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमने पहले भी प्रोग्राम में इस बात को पिन पॉइंट किया कि नहर किनारे बैठे नशइयों को गिरफ्तार करना एक वायबल ऑप्शन नहीं है। हम इस बात को समझते हैं, लेकिन उन नहर किनारे बैठे नशइयों के थ्रू जो मुनशियात की सप्लाई लाइन है उसे ट्रेस करना, क्या वो भी इम्पॉसिबल है नुमान साहब? नहीं, वो आगे तफ्तीश का दायरा कार चले तो फिर है ना। यहाँ पे जब मंशियात पकड़ी जाती तो हमें सिर्फ इतना ही प्रेस रिलीज के जरिए पता चलता है कि ये मंशियात पकड़ी गई है, ये उसकी तस्वीर है या फुटेज है। उसके बाद आगे ये नहीं पता चलता कि अगर ये पेशावर से आई है या कोयटा से आई है या कहीं से भी आई है तो वहां पे पुलिस की क्या कार्रवाई है, वहां पे पुलिस की एग्जैक्टली मुझे यही समझ नहीं आती कि इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रहा है, स्पेशल ब्रांच क्या कर रही है, CTD क्या कर रहा है। ये मुनशियात ट्रकों के अंदर आती है और कलाई अटक को जब ये क्रॉस करती है खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में दाखिल होने के लिए, तो ये नहर के अंदर या दरिया के अंदर तो नहीं आती ना, या परिंदे इनको उड़ाकर नहीं लाते, ये बाकायदा सड़क के जरिए ट्रेवल करती है मनो टनों के हिसाब से। यानी पूरी एक सप्लाई लाइन एग्जिस्ट करती है ना कि 15-20 किलो जो हेरोइन है वो राना सनाउल्ला की गाड़ी में भी पहुंच जाए, वहां से तो बरामद कर भी ली जाती है। लेकिन एक आम आदमी जिसको लाहौर के अंदर ड्रग्स चाहिए ऑन अ फोन कॉल दस्तयाब होती है। नुमान साहब, इस सप्लाई लाइन को कैसे ब्रेक किया जाए? देखिए जी, इस सप्लाई लाइन को तभी ब्रेक किया जाएगा जब
प्रायोरिटी में यहाँ पे कोई चीज आएगी। यानी ये प्रायोरिटी है ही नहीं, यानी सप्लाई लाइन को ब्रेक करना प्रायोरिटी है ही नहीं रियासत की। सर ड्रग का इश्यू बिल्कुल नहीं है। ये अभी आप सिर्फ जो प्रोग्राम कर रहे हैं, पीछे जो डीआईजी ऑपरेशन है उन्होंने नोटिस लिया, चैनल्स पर फुटेज चली कि ये काना के इलाके में मंशियात बिक रही है, तो उसके बाद ये सारा जो है ऑपरेशन शुरू हुआ। वहां पर सुना पुलिस वालों को मारा भी गया नौमान साहब। देखिए, अगर इससे पहले किसी के डोर फिर जाती, किसी का गला कट जाता, तो ये पूरा वीक जो है पतंगबाजी के खिलाफ ऑपरेशन होना था। सही बात है, इसीलिए सही बात है। ये अब मंशियात की फुटेज चली है तो मंशियात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो गया, लेकिन गवर्नमेंट की कोई प्रायोरिटी पे ये मंशियात नहीं है। अगर ये प्रायोरिटी पे होती तो अब तक यहाँ पे इतना नशा ही नहीं होना था। मैं आपको बड़े मजे का वाकया सुनाऊं कि आज से तकरीबन 5 से 6 साल कबल जो है लाहौर में बहुत ज्यादा नशाई दाता दरबार और टकसाली और इधर जो बादशाही मस्जिद है इसके इर्द गिर्द जमा थे। तो सीसीपी लाहौर अमीन वैंस और डॉक्टर हैदर ने ये नोटिस लिया कि वहां से नशाई जो है वो प्रिजनर वैन में बिठाए और उन सारों को शेखुपुरा के इलाके में छोड़ आया गया। और तो आप बिलीव करें कि उनमें से कई नशाई ऐसे थे जो कि पुलिस के यहाँ पे आने से पहले वापस पहुंच गए थे। तो ये प्रायोरिटीज पे हमारी चीज आई ही नहीं कभी भी। यानी ये सारे कॉस्मेटिक मेजर्स हैं। नुमान साहब, मैं वापस आपके पास आता हूं। नसीम साहब, रियासत की मर्जी है कि पाकिस्तान के लोग जी न्यूज ना देखें, वो नहीं देख पाते। रियासत की मर्जी है कि पाकिस्तान के लोग टाइम्स ऑफ इंडिया नामी अखबार ना पढ़ें, वो हिंदुस्तान टाइम्स नामी अखबार ना पढ़ें, वो नहीं पढ़ पाते। यानी रियासत जहां पर चाहे वो अपना मसल जो है एग्जर्ट करती है, लेकिन रियासत की शायद ये मर्जी नहीं है कि वो उस सप्लाई लाइन को ब्रेक करे जिससे जो मुनशियात पूरी दुनिया में बनती हैं पाकिस्तान के अंदर आती हैं। और अगर जुल्फिकार साहब की बात ठीक है कि पाकिस्तान ने इसमें भी खुद मुख्तारी हासिल कर ली है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग में लोकल मैन्युफैक्चरिंग का भी आगाज हो गया है। ये जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स है, आपकी एजेंसीज हैं, किसी को नहीं पता कि ये मुनशियात बनती कहां पर हैं। नसीम साहब। हाँ जी, बिल्कुल मालूम है, ये एक्शन करते रहते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज एक बता दूं, एएनएफ जो है वो एक ड्रग माफिया जो बड़े लेवल के जो बड़े बल्क में काम करते हैं, डीलर जो हैं, एएनएफ उनके खिलाफ एक्शन पिछले 10 सालों में किस बड़े ड्रग डीलर को गिरफ्तार किया? पिछले 10 सालों में एएनएफ ने किसी बड़े ड्रग डीलर को गिरफ्तार करके उसकी सजा को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया? मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। मैं वो जो हमने पहले इज़हार तफन में एक बात की थी, वो करते हैं कार्रवाई, एएनएफ करती है कार्रवाई और बहुत बड़े लेवल पे करती है, लेकिन वो कार्रवाई करते नहीं है, वो कार्रवाई डालते हैं। नहीं सर, नहीं मैं पाकिस्तान में मुनशियात बनने वाली किसी एक फैक्ट्री पर पिछले 5 सालों में छापा मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि बेशुमार मेरे क्लास फेलोज हैं कुछ क्रिमिनोलॉजी के जो इसमें जॉब भी करते हैं, हमारी डिस्कशंस होती रहती हैं, मेरे इल्म में है कि ये कार्रवाई करते हैं और मैं काफी देर से देख रहा हूं। हमारी जो बात हो रही है इस वक्त, हम एक तो हम बात इस वक्त कर रहे हैं कि जो लक्ष्मी में और दरबार में, नहीं सर, हम उनके मुतालिक बात नहीं कर रहे हैं, हम उस सप्लाई लाइन के मुतालिक बात कर रहे हैं। सप्लाई लाइन की बात नुमान ने एक बात की, मैं आपको बता दूं, मैं आपको क्लियर कर दूं। एएनएफ को साइड पर करें, एएनएफ करती और तरह की कार्रवाई जिसमें बड़े उसमें बड़ा सीरियस किस्म के ऑपरेशन होते हैं, जिसके अंदर मतलब गोली भी चलती है और जान का खतरा। अब मुझे याद नहीं है कि मैं आपको बताऊं, मैं ला में तर्जुमान हूं एएनएफ का। हम इसे डिस्कशन कर रहे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें ये कर रहे हैं, ये जो हमारा इशू है ना, डोमेस्टिक इशू जो है, ये डोमेस्टिक इशू तब तक सॉल्व नहीं हो सकता जब तक उसी तरफ आ रहा हूं। ये जैसे नुमान ने बताया, और वैसे भी आप देखते हैं कि तीसरे चौथे दिन एक वीक में या दूसरे वीक में 5 किलो चरस पकड़ी गई, 2 किलो हेरोइन थी या इतनी हेरोइन थी, वो पकड़ी गई, उसकी एफआईआर दर्ज हुई और दर्ज होकर वो चला गया, बंदा बेल के लिए वो चल पड़े। लेकिन ये नहीं, उसके पीछे किसी भी तफ्तीशी ऑफिसर ने, कोई ऐसा यूनिट नहीं है पुलिस में या सीआईए में, कोई ऐसा यूनिट नहीं कि वो जो ये पता करे कि आखिर 10 किलो या 50 किलो या 1 मन चर्च आई किधर से। ये जो आपका सवाल है वो ये उसके ऊपर काम आज तक नहीं हुआ। आज तक ये बहुत जरूरी है, ये काम एएनएफ की जिम्मेदारी नहीं है। देखिए, वो एएनएफ की जिम्मेदारी नहीं है। एएनएफ कर रही है, एएनएफ कर रही है, मेरी बात को समझे सर। एएनएफ कर रही है सरदों पे और उसके बॉर्डर एरिया पर काम कर रही है, तो पाकिस्तान में अफगानिस्तान में बनने वाली कोकेन लाहौर में कैसे पहुंचती है? मैं बताता हूं, अफगानिस्तान में बॉर्डर के जरिए आती है ना, बॉर्डर के कोई काम नहीं कर रही है, एएनएफ भी काम कर रही है, सारी एजेंसीज काम कर रही हैं, लेकिन देखिए आप और मैं किसी भी जगह पर कोई भी हम बैरियर लगाते हैं, कुछ ना कुछ चीजें दाएं बाएं निकल के आती हैं
वो निकल के आती है डोमेस्टिक में, वो हमारी गली मोहल्लों में फिर रही है। वो गफलत से निकलती हैं या करप्शन से निकलती हैं? नहीं, इसमें दोनों चीजें शामिल है। ठीक है, गफलत भी शामिल है और इसमें काली भेड़े भी शामिल हैं, जो इन अदारों को बदनाम कर रही हैं, पुलिस को, या जो दूसरे अदारों को बदनाम कर रही हैं, वो लोग भी शामिल है, जिनकी अगर आप किसी भी ड्रग डीलर को पकड़ेंगे ना, उसका ताना बाना कहीं ना कहीं किसी न किसी बंदे के साथ, बड़े आदमी के साथ मिलेगा। अब प्रॉब्लम ये हो रही है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है, मनशियात फरोश, जो माजी के मनशियात फरोश के साथ बस वो बड़े बड़े कास्ट के नाम उन्होंने लगा लिए हैं, बड़े मोतबर कास्टों के नाम लगा लिए, मलक साहब बन गए हैं, चौधरी साहब बन गए हैं, भट्ट साहब बन गए हैं, बड़ी साहब बन गए हैं। ठीक है, अब वो यूं करके मैं वापस आपके पास आता हूं। नसीम साहब, जुल्फिकार साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स ड्रग मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ भी कार्रवाई करती है, लेकिन उन कार्रवाइयों को हाईलाइट नहीं करती। एंटी नारकोटिक्स फोर्स बुलडोजर के नीचे बोतलें तोड़ने की फुटेज रिलीज करती है, हमें नहीं पता उन बोतलों के अंदर होता क्या है। सर, उसमें शराब होती है, ओरिजिनल जो पकड़ी जाती है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो है वो उन पुड़ियों की फुटेज रिलीज करती है, टेबल के ऊपर सजा करके हमने ये मुनशियात पकड़ी हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी उन ड्रग्स की, उन शराब की बोतलों की फुटेज रिलीज करती है। लेकिन जुल्फिकार साहब, आज तक आपने अपनी आंखों से ये ऐसी कोई फुटेज देखी है जिसमें एएनएफ ने ड्रग मैन्युफैक्चरिंग मशीन को अपने कब्जे में लिया हो? आप सूबा सरहद और बलूचिस्तान की एग्जांपल, देयर सो मेनी एग्जांपल, उनका डाटा आप निकाल के देख सर, आपने कोई फुटेज देखी? सर, मैंने देखा, मेरा काम जो है सप्लाई रिडक्शन पे नहीं है, मेरा काम प्रिवेंशन पे। सर, लेकिन मेरी कोऑर्डिनेशन, सर मेरी देखिए, मैं इस फील्ड में इतने सालों से काम कर रहा हूं, आप उन चीजों को समझने की कोशिश करें। देखिए, फॉर एग्जांपल, एक क्रोनिक एडिक्ट बन जाता है, देखिए आप शो डालते हैं, सप्लाई कट कर दें, सप्लाई कट हो गई। अब एक बंदा, मैं तो अभी आपको कहता हूं कि लाहौर में इस वक्त 15 से 20 हजार अफराद जो एडिक्ट क्रोनिक हैं, उनको अर्जेंट इलाज की जरूरत है। 1.5 करोड़ की आबादी में वो मर भी जाएं तो आपके बच्चे मर जाएंगे ना सर? मुझे बताएं, आपके बकिया बच्चे बच जाएंगे ना? आपके मेरे पोते पोतियां, जो अगली आने वाली नस्लें हैं, ये तो फिर याद रहेगा 15-20 हजार लोग प्लानिंग करनी है उनको, जो हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं। 15-20 हजार लोगों को बचाने के लिए 1.5 करोड़ की आबादी को एक्सपोज कर रहे हैं मुनशियात के खतरे के ऊपर। सर नहीं, मैं 15-20 हजार तो मैं वो कह रहा हूं, इससे भी ज्यादा है। अभी तो हमने 1 लाख होंगे, 5 लाख होंगे, 10 लाख होंगे। हमने तो वो बात कर रहे हैं जो सड़कों में आई नजर आ रहे हैं। हमने तो उन इलाकों की नहीं बात की, बल्कि रोड पे जो सोसाइटीज हैं, बहरिया टाउन, वलेंशिया और रायवंड रोड पे जो हमारी, जिस तरह शेख साहब ने कहा कि पुलिस के माल खाने से भी ड्रग्स फरोख्त कर दी जाती हैं, कभी कोई कार्रवाई हुई? माल खाने से ड्रग्स ना सिर्फ फरोख्त कर दी जाती है, माजी में कुछ ऐसे मुकदमे हैं, ऐसे केसेस हैं जिसमें मनों के हिसाब से हेरोइन पकड़ी गई और बाद में जब कोर्ट में केस चला, कोई 1 साल बाद 2 साल बाद पता चला वो टैल्कम पाउडर था। सर, वो हेरोइन डाइटिंग नहीं करती होगी ना, वो टैल्कम पाउडर था। उन्होंने कहा जी वो हेरोइन थी ही नहीं, साजिश के तहत झूठा पर्चा काटा गया, टैल्कम पाउडर। बेशुमार केसेस है। आप इसका डाटा ले सकते हैं। नोमान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे नोमान साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो हर 6-8 महीने के बाद, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि किसी का गला के ऊपर डोर फिरती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है, ड्रग डीलर्स की खबर आती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है, हालांकि इसके लिए तो हिदायत की जरूरत भी नहीं होती। आप एग्री करते हैं? सिर्फ जगाना होता है। एग्जैक्टली। नोमान साहब, आप इस बात से एग्री करते हैं कि जब तक होलसेल की सप्लाई लाइन को कट नहीं किया जाएगा तब तक रिटेल कंजम्पशन को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते? नोमान साहब जी बिल्कुल, ये जो काम है, ये जो आप कह रहे हैं सप्लाई लाइन कट करने से पहले जो है, आप सबसे पहले अपने शहर को तो सिक्योर करें। आपके जो 12 दाखिली रास्ते हैं, पहले वहां पे तो देखिए कि वहां से स्मगल होके कैसे आ रही है। आपके आज तक किसी एंट्री पॉइंट पे आपने देखा है कि कोई मंशियात पकड़ी गई हो? यहाँ पे 1 ग्राम कोक जो है वो 11 से 12 हजार रुपए की बिक रही है। वो 1 ग्राम को लेके भी आ जाएगा तो किसको पता चलेगा? लेकिन 1 ग्राम लाता नहीं है ना कोई, वो कई काफी बड़ी तादाद में आती होगी ना। ये सबसे पहले आपके एंट्री पॉइंट जो है वो सिक्योर करने की जरूरत है कि शहर में ये दाखिल कहां से हो रही है। अगर वहां पे एंट्री पॉइंट से पकड़ी जाए तो उसके बाद एएनएफ को टास्क मिलना चाहिए कि ये पीछे देखे कहां से आ रही है और फिर वहां से जाके पकड़ा जाए। पहले तो आपका अपना शहर ही सिक्योर नहीं है। यहाँ पे आपके जितने मेडिकल स्टोर हैं, रात को उसके बाहर नशइयों की लाइन लगी होती है, बिल्कुल एक जो है वो कोई उनके दलाल सा बंदा होता है, वो वहां से इंजेक्शन भी लेता है, वहां से हीरोइन भी लेता है और लेके बेचता है। आप अपने ये गंगाराम हॉस्पिटल के इर्द गिर्द देख ले, इधर उधर सिविल लाइन के इलाके में देख ले। नवाज साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, पाकिस्तान की रियासत को यह पता है कि पठानकोट एयर बेस पर इंडियन एयरफोर्स के कितने जहाज खड़े हैं, लेकिन उसे यह नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर ड्रग्स कहां से आती है। मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मुनशियात के इशू पर। हमने बार बार इस क्वेश्चन को हाईलाइट करने की कोशिश की कि जब तक सप्लाई लाइन को नहीं तोड़ा जाएगा तब तक रिटेल लेवल पर जो मुनशियात की कंजम्पशन है उसमें जो डीलर्स हैं उन्हें गिरफ्तार करने से, उन्हें सजाएं देने से कुछ नहीं होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उस सप्लाई लाइन को तोड़ेगा कौन, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। नवान शेख साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मुझे नवाज शेख साहब, जब ये छोटे छोटे ड्रग डीलर्स को गिरफ्तार किया जाता है, ये 500 ग्राम, 1000 ग्राम, आधा किलो, 1.5 किलो, 2 किलो वाले, इनका मंतकी अंजाम क्या निकलता है? इन्हें क्या करार वाकई सजाएं मिलती हैं अदालत से? क्या इन केसेस को एक्टिवली परसू किया जाता है? इन कार्रवाइयों के नतीजे में मुआशरे में मुनशियात की फरोख्त में कमी आती है? नुमान साहब जी, जो मोहल्ले में देखते हैं आप मुख्तलिफ बेच रहे हैं जिनमें 500 ग्राम, 1000 ग्राम वाले हैं, इनके खिलाफ जब क्रैकडाउन भी होता है तो इन पे 9B लगती है, 9C भी नहीं लगती। तो ये 2-3 दफात है, 9A, 9B, 9C। तो उसमें जो 9C में फंस जाता है तो उसको कुछ साल अंदर रहना पड़ता है, लेकिन 9B वाले जो है उसकी तो जमानत बहुत जल्दी हो जाती है। 9C में और 9B में क्या फर्क है नुमान साहब? इसमें इसका थोड़ा सा ग्रामों का फर्क होता है, जो कि एक 500 ग्राम तक पकड़ी जाती है उस पर 9B लग जाती है, 1000 ग्राम से ऊपर जो पकड़ी जाती है। नुमान साहब, हमने सुना था कि चोरी पावे कख दी होए, पावे लख दी होए, चोरी चोरी होती है। लेकिन ये अब ये हुकूमत ने इसको कैटेगराइज कर दिया कानून के मुताबिक कि पीने वाले की वो सजा नहीं होनी चाहिए जो कि बेचने वाले की सजा है। तो इसलिए वो जो कैटेगरी पीने वाले की आ जाती है उसकी तो जल्दी जान छूट जाती है, लेकिन बाहर आकर वो फिर पीनी शुरू कर देता है। मसला वही है कि यहाँ पे रिहेबिलिटेशन सेंटर ही कोई नहीं बना हुआ। नशेई को पहले तो पुलिस पकड़ती नहीं है, वो अपने आप को खुद ही ब्लेड मार लेता है। पकड़ भी लेते उसको आप थाने देख कितनी देर रख लेंगे, वहां पे भी उसको मंशियात चाहिए, जेलें आगे उसे कबूल नहीं करती। तो इनको अपने गले डालने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये बेशक पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन शुरू हुआ है, लेकिन ये जो आप देखेंगे कि ये नशेई उठाए गए, ये आपको सिर्फ इलाका बदल कर नवान साहब, अगले 20 साल में भी इस क्रैकडाउन का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। लाहौर में मुनशियात इसी तरह से बिकती रहेंगी। ये पिछले 20 साल का एक्सपीरियंस तो यही बताता है। सर, जब तक इसके खिलाफ प्रॉपर एक मनसूबा बंदी के तहत नहीं चला जाएगा, सबसे पहले आप जिस तरह बात कर रहे हैं सप्लाई लाइन तोड़ने की, तो पहले अपने शहर के अंदर जो इसकी एंट्री है उसको देखें, उसको तोड़ें। आप तो इन लोगों की बात कर रहे हैं जो कि 50-100 रुपए के इंजेक्शन लगाते हैं या 100 रुपए की पुड़िया लेते हैं। आपकी यहाँ ये जो स्पेशल ब्रांच वाले हैं, ये जो इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले हैं, ये जो CIA पुलिस है, ये रिपोर्ट सबमिट नहीं करती कि किस तरह से मुनशियात लाहौर शहर में एंटर होती हैं, और इनकी रिपोर्ट्स पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता? या ये इलाके इदारे हैं, इनकी दिलचस्पी नहीं है पाकिस्तान के अंदर ड्रग कंजम्पशन को रोकना? नुमान साहब सही, अभी मीडिया पे हाईलाइट हुआ है तो ये काम शुरू हुआ है इनके खिलाफ क्रैकडाउन का। प्रायोरिटीज में अब कभी भी यहाँ पे मंशियात नहीं रही, क्योंकि इसके तदारुक के लिए यहाँ पे कभी भी कोई काम नहीं किया गया। जो इसके पहले शहर में एंट्री है वो तो अब आपकी यहाँ पे जितनी पार्टीज हो रही हैं पोश इलाकों में, वहां पे स्टेटस सिंबल समझा जाता है। 1500 रुपए की जो एक्सप्रेसी गोली एक शुरू हुई थी वो 4000 रुपए की बिक रही है। उनमें कोक करना और इसके अलावा जो हेरोइन पीना है या ऑक्सीजन शॉट लेना है, वो तमाम आपकी मेन जो पोश इलाकों की पार्टीज हैं वहां पे स्टेटस सिंबल। और उन पोश इलाकों की पार्टीज में जो बच्चे होते हैं नुमान साहब, वो उन लोगों के बच्चे होते हैं जिन पर हाथ डालना पाकिस्तान में अमली तौर पर नामुमकिन है, राइट? बिल्कुल, अगर हाथ डल भी जाए तो फौरी तौर पर पुलिस को वहां से वापस जाना हाथ भी काट दिया जाता है। मुझे जुल्फिकार साहब, इससे पहले मैं गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाऊं, एक छोटा सा जाती एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जब मैं कराची में मुलाजमत करता था तो मेरा एक दोस्त मुझे डिफेंस के इलाके में एक बिल्डिंग में ले गया और उसने कहा कि यहाँ पर पार्टी चल रही है। मैंने देखा कि बाहर पुलिस की 2 गाड़ियां खड़ी हैं, तो मैंने उससे पूछा ये क्यों खड़ी हैं? तो उसने कहा कि ये जिस बंदे का क्लब है उसका भाई वहां पर SSP है, आजकल वो साहब DIG हो चुके हैं, और उनका भाई उस क्लब को बाकायदा तौर पर रन कर रहा है, और उस क्लब की जो प्रोटेक्शन है पुलिस की 2 मोबाइल्स कर रही हैं। जुल्फिकार साहब, ऐसे में कैसे हम ड्रग सप्लाई को खत्म करें? और जरा प्रिवेंशन पर भी बात कीजिएगा, जो नुमान साहब ने कहा कि रिहैब सेंटर्स नहीं हैं। सर देखिए, मैं तो आपको कई बार पहले भी कह चुका हूं कि जिस मसले को, हमारा जो ड्रग्स का मसला है ना, मैं बाज़ का ना मेरा दिल जो है ना बड़ा जहन परेशान हो जाता है, क्योंकि मैं इस फील्ड में इतने अरसे से काम कर रहा हूँ, कोई इस्लाह नहीं हो सकी। या तो हमारी तरफ से कोई ऐसी कोताही नहीं या मीडिया की तरफ से नहीं, लेकिन जिन लोगों ने काम करना है, अब देखें लाहौर की आबादी 1 करोड़ 20 लाख, लाहौर में जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है ट्रीटमेंट के लिए वो एक है जिसमें 100 बेड हैं,
मेंटल हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट में जो नई बिल्डिंग पिछली गवर्नमेंट ने बनाई, और वो मैं अक्सर कहता हूँ 3 साल उसको बनते लग गए, 4 साल वो खाली रही और जस्टिस साकिब निसार साहब ने उसको शुरू किया। उसके बाद हम कई बार मैं कह चुका हूं कि वो वजीर सेहत नहीं, वो वजीर सेहत नहीं, उन्होंने सो मोटो लिया था। अच्छा, मेरी बात सुनिए। अब सवाल सिर्फ ये है कि लाहौर में इसी तरह के स्टेट ऑफ द आर्ट आपको 10 हॉस्पिटल बनाने चाहिए। आप एक्सपो सेंटर में इतना बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर देते हैं। बड़ी माजरत के साथ जुल्फिकार साहब, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि आप 10 अस्पतालों की जगह 10,000 अस्पताल भी बना लेंगे, तब भी जो ड्रग एडिक्ट्स हैं खत्म नहीं होंगे, क्योंकि जब ड्रग एडिक्ट पूरी तरह रीहैब होके बाहर जाएगा और देखेगा कि तब भी मुआशरे में ड्रग सप्लाई बरकरार है, तो कितने % उसके चांसेस हैं कि वो दोबारा से उस नशे का शिकार हो जाए। बात खोली दी है तो मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं कि ड्रग की जो डेफिनेशन है इंटरनेशनल सतह पे वो ये है कि दिस इज ए क्रोनिक डिजीज, ब्रेन डिजीज, लॉन्ग लास्टिंग, मैनेजेबल बट नॉट क्योरेबल। ये चोली दामन का, जब आप एक क्रोनिक एडिक्ट बन जाते हैं ना, तो फिर आप कभी रिकवरी में फेस में आ जाते हैं, फिर अब रिकवरी के फेज के बाद में फिर वही दोबारा आपको चांस मिलता है मौका, क्योंकि इसका बराह रास्त ज़हन के साथ ताल्लुक है। मैंने तो अपनी लाइफ में, मैं ऑनेस्टली आपको कहता हूं, मैंने अपनी लाइफ में किसी बंदे को ठीक होते नहीं देखा। मैं 84 से शहर में काम कर रहा हूं, मैंने दुनिया के बहुत से ममालिकों में स्टडी की है, मैं जाता भी रहता हूं, लेकिन मैं हर जगह पे यही स्टडी करता हूं कि ट्रीटमेंट क्या है, रिहैबिलिटेशन क्या है। अब तक हमने पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों के किरदार के ऊपर बहुत तनकीद की। अमरीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, जिनके बॉर्डर्स बहुत सिक्योर हैं, जिनके ड्रग इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं, जिनका बजट बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, वो भी इस बात को यकीनी नहीं बना सके कि उनके यूनिवर्सिटी कैंपसेस में, उनके नाइट क्लब्स में ड्रग्स ना बिकें। इसका चक्कर क्या है नसीम साहब? इसका चक्कर कुछ नहीं है, जैसे अभी एक बात ये कर रहे थे कि जो ड्रग जिनको आदि जो लोग होते हैं वो बाज नहीं आते, लेकिन एक बात जुल्फिकार साहब, मेरा इत्तेफाक है कि मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो हेरोइन के आदि थे और बुरी तरीके से आए थे, वो बिल्कुल ठीक और अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। और अगर इलाज हो या घर वाले तवज्जो करें या आपकी सोसाइटी तवज्जो करे, ये नशई जो है ठीक हो सकते हैं। लेकिन मैं उन नशइयों की बात नहीं कर रहा जो दादा दरबार और या दाएं बाएं जो बैठे हुए, वो तो दिमागी तौर पे भी उनका ना कुछ मसाइल काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। अब जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि ये क्या मसला है। ये ड्रग जो मेंटली सुकून के लिए और दूसरे सेक्स के लिए इस्तेमाल की जाती हैं ड्रग्स, तो ये एक ऐसी इंसानी फितरत में एक चीज़ है कि ये इसके लिए इंसान ढूंढता है और तलाश करता है। और पूरी दुनिया में, जैसे इन्होंने कोलंबिया की बात की, उसमें वहाँ भी कोलंबिया की बात की, वहाँ पाब्लो एस्कोबार, उसकी सीरीज है वो देखें आप, उनमें वो कैसे वो स्मगलिंग करते हुए टीवी की, और मतलब 80s में टीवी, रेडियो, VCR की स्मगलिंग करते हुए किस तरीके से वो आया, और वो इतना पावरफुल हो गया। ड्रग माफिया यहाँ पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में इतना ज्यादा पावरफुल है कि आपकी सोच है। कैसे पाब्लो एस्कोबार की वो आप हिस्ट्री देख लें कि उसने जेल, उसको कह दिया आपको जेल में डालना पड़ेगा, उसने अपने लिए एक जेल तामीर कराई जिसके अंदर वो रहता था। अब यही सूरत हाल ड्रग माफियाज की हमारे पाकिस्तान के अंदर भी है, जिसको रोका जाता है। लेकिन क्वेश्चन फिर वही आता है जो आपकी सप्लाई। एक बात बताइए कि आपके सामने जो कप पड़ा है, फर्ज कीजिए कि उसमें एक ऐसा महलूल है जिसे पीने से आपको कैंसर या अस्थमा हो जाए, तो आप इस महलूल को पिएंगे? नहीं, कभी भी नहीं पिएंगे, कभी भी नहीं पिएंगे ना। लेकिन लोगों को बताते हैं हम कि सिगरेट की डब्बी पर कैंसर लिखा होता है, अस्थमा, दीगर बीमारियों के नाम लिखे होते हैं, और कुछ सादा लोग बाकायदा दुकान पर जाके कहते हैं कि ये वाली डब्बी ना दो, वो कैंसर वाली डब्बी दो। किस तरह से हम सिगरेट की फरोख्त को अलाउ कर सकते हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू? जो सिगरेट है वो कैरियर है ड्रग का, ड्रग कैरियर। मैं मेरे अपने मुंह की बात की मैंने कर दी, क्योंकि अब मेरी तरफ आप माइक आया नहीं, कभी आया। देखें, आप भी जो जरूरत है ये ऑपरेशन कर रहे हैं, अल्लाह इनको कामयाब करे। और मैं ये कहता हूँ ये होना चाहिए, इनको चले देर से ख्याल है, लेकिन ये ऑपरेशन होते रहते हैं, इस तरह के ऑपरेशन होते हैं। लेकिन ऑपरेशन की जरूरत नहीं, ये इनकी रूटीन में शामिल हो। SHO को टारगेट दिए जाए। मैं कुछ ऐसे SHOs को जानता हूँ जो ये कहते हैं कि हमने मनशियात ही बिकने देनी, और वाकई यही नहीं बिकने देते। गुलाम अब्बास एक SHO लगा, गड़ी चौक में लगा, उसने अपने एरिया में वो जितनी देर रहा, उसने गुलाम अब्बास कितनी देर रहा? कोई 3-4 माह, ज्यादा देर नहीं रहा। तो वो
एक नंबर डॉगर है वो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो मनशियात बिकने नहीं देते जब लगे। इसका मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर अदारा चाहे, जिस चीज को रोकना चाहे वो रोक सकता है। अच्छा, जैसे कि आपने एक एग्जांपल दी वो टीवी चैनल्स की, अब वो टीवी चैनल बंद हो गए, नहीं चल सकते, डिश को ही बंद कर दिया गया। इसी तरह आप इसको क्यों नहीं बंद कर सकते? पतंगबाजी को आपने रोक दिया, सरकारी एहलकारों की जेब में रिश्वत का पैसा जाता है, इसलिए सरकारी एहलकार, प्राइवेट लोग, ये पैसा एक इतना खौफनाक पैसा, और ये इसमें इस तरीके से आप लोगों को मर्डर किया जाता है, मार दिया जाता है। मैं 90s में जर्नलिज्म उधर चीफ रिपोर्टर था एक सहाफत अखबार में, उस वक्त मैंने ड्रग माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए, मेरे पर फायरिंग हो गई, ये लगी हुई, मतलब इतना। अच्छा, ज़िया दौर में कुछ इस तरह की भी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई थी नसीम साहब कि कुछ सरकारी इदारे अपने अखराजात निकालने के लिए हेरोइन की स्मगलिंग करते हैं। देखिए, मैं इसमें ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आपकी नजर से गुजरी थी? मेरी नजर से नहीं। अच्छा, जुल्फिकार साहब, आपने जो ड्रग की मुझे डेफिनेशन सुनाई, उसके अंदर निकोटीन पूरा उतरती है? देखिए, निकोटीन बेसिकली आपको प्लेजर देती है। अच्छा, अभी आपने एडिक्शन होती है सर, यकीनन आपके मूड को चेंज करती है ना बेसिकली। एडिक्शन, डेफिनेशन एडिक्शन वो है, निकोटीन पूरा उतरती है? नहीं, बिल्कुल निकोटीन आती है। अब निकोटीन जो है और उनसे गवर्नमेंट टैक्स लेती है। नहीं, अब सुन ले, अब निकोटीन एक और निकोटीन पैचेस आ गए हैं। अब आपको मैं ये नहीं पूछ रहा, निकोटीन पैचेस तो उसकी ट्रीटमेंट है ना। आपने जो डेफिनेशन बताई है कि अ सब्सटेंस दैट ऑल्टर्स मूड, दुनिया में सबसे ज्यादा ANT, अल्कोहल एंड टोबैको से अमवात हो रही हैं। टोबैको एंड अल्कोहल, टोबैको को हम इसलिए वो एडिक्शन में शामिल नहीं करते। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आपने बिल्कुल ठीक है, ये पहली सीढ़ी है। वो माशरे ने उसको कबूल कर लिया, गवर्नमेंट उसका टेस्ट लेती है रेवेन्यू। आपको ये भी बताता चलूं, ये हमारी जो गवर्नमेंट है, 1 साल का 1 खरब रुपया, 1 खरब 30 अरब का टैक्स आपको जुल्फिकार साहब के पाकिस्तान टोबैको बोर्ड एक सरकारी इदारा है जो मुल्क में टोबैको की काश्त की फरोग के लिए काम करता है। exactly. और जो वजारत सेहत है वो टोबैको के खिलाफ काम करती है। यानी हमारे टैक्स के पैसों से 2 सरकारी इदारे एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं, और हमारी हुकूमत इतनी अहमक है कि दोनों इदारों को या तो वजारत सेहत को बंद कर दे या फिर पाकिस्तान टोबैको बोर्ड को बंद कर दे। नुमान शेख साहब, क्या आपकी इनपुट है इसके ऊपर? जी देखिए, आप अब टोबैको की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप किस किस नशे को रोकेंगे? यहाँ पे तो बच्चे हमारे, आप मुख्तलिफ इलाकों में देखें तो वो सोल्यूशन का नशा कर रहे हैं, जो कि अभी फुटपाथों पे सोते हैं, उनको कोई नशा दस्तियाब नहीं है, तो वो सोल्यूशन पकड़ के ऊपर कपड़ा रख के उसका नशा होते हैं। सबसे पहले तो आपको ग्राउंड रूट से जो है वो आप कह लें कि ग्रास रूट लेवल से ग्राउंड रियलिटीज पे गौर करने की जरूरत है कि यहाँ पे आप रिहेबिलिटेशन सेंटर सबसे पहले बनाएं। बच्चे जो आपके इस तरह के नशा शुरू करते हैं, उन्होंने बड़े होकर जो है वो हीरोइन पकड़नी है या उसके अलावा जो पाउडर का नशा है वो उन्होंने करना, आहिस्ता आहिस्ता वो इन्हीं नशों से चलते हैं। यहाँ पे आपको रोज किसी ना किसी चौक में सुबह आप निकले, मजांग के इलाके में, दादा दरबार के करीब, इसके अलावा शालमी के इलाके में आपको 5 साल से लेकर और 12 साल के बच्चे वो सोल्यूशन का नशा करते हुए नजर आएंगे। वो लोग तो सिगरेट नहीं पीते, नाल वो लोग पाउडर का नशा करते हैं, उनको अभी तक कंट्रोल नहीं किया जा सका। तो बाहर से आने वाली जो सप्लाई लाइन है, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद एक बुनियादी सवाल अपने पार्टिसिपेंट्स के आगे रखेंगे कि इंसान नशे की जानिब माइल क्यों होता है, इंसान नशा क्यों करना चाहता है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हमने सवाल छोड़ा था कि इंसान नशे की जानिब आखिर माइल ही क्यों होता है। कुछ लोग रूहानियत की जानिब माइल होते हैं, कुछ लोग सोशल वर्क करके अपने आप को प्लेजर देने की कोशिश करते हैं। अगर इंसान की ज़िंदगी का कोई मकसद है नसीम कुरैशी साहब, तो ये जो मुआशी परेशानियाँ हैं, उसके अलावा आइली मामलात की परेशानियाँ हैं, क्या ये इंसान को मजबूर करती हैं कि वो नशे के अंदर पनाह ढूंढे? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि बहुत सारे लोग परेशान मैंने देखे हैं, इनकी परेशानियां भी देखी हैं। प्लेयर के लिए जैसे ने बात की कि सुकून के लिए, एक तस्कीन के लिए नशा इस्तेमाल किया जाता है, और सेक्स के लिए नशा इस्तेमाल किया जाता है, और फिर उसकी आदत पड़ जाती है। नशा इस तरीके का होता है कि उसकी आप जैसे हेरोइन है, हेरोइन के बारे में ये है कि आप एक दफ़ा ले लें तो दोबारा आपको उसकी तलब होती है, फिर सेकेंड टाइम तलब होती है, फिर आप अपने बर्तन बांधने जो चीज़ें सेल कर देते हैं। क्यों नशा करता है इंसान इसलिए नहीं नशा करता कि उसको कोई परेशानी है, टेंशन है। ये एक बात है कि लोग नींद की गोलियां खा के सो गए, वो यहाँ तक है। लेकिन नशा तो एक हमारे माशरे की एक खराबी है, बिगाड़ है। जैसे आपने पार्टी की बात की, आपने बताया कि अभी हमारी गुफ्तगू हो रही थी कि कराची में
कि बिल्डिंग थी वहाँ पे, वो पार्टी होती थी, वहाँ पे एक क्लब था, वो क्लब वाले का जो भाई था वो पुलिस में था, तो वो उसकी प्रोटेक्शन करता था, वो उसको वो चला। अब उसमें ये सारे उसमें ये कोई ऐसे लोग भी जाते हैं जो इनोसेंट होते हैं, जो एक दफा गए, उनको अच्छा लगा, उन्हें अच्छा लगना प्लेयर के लिए, मजे के लिए। लेकिन यहाँ पे ये तब आप कंट्रोल कर सकेंगे अगर आप इसको सिगरेट को, जो आपने बात की सबसे पहले, सिगरेट की पाबंदी, उसको सिगरेट की, जैसे बहुत सारी दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज में आपको पता है, आपको 2021 के बाद एक लेजिस्लेशन पास हुई है न्यूजीलैंड में जसिंडा ऑर्डन ने, कि जो लोग 2003 में या उसके बाद न्यूजीलैंड में पैदा हुए हैं वो कभी भी उन्हें सिगरेट जिंदगी भर फरोख्त नहीं किए जा सकेंगे। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल एग्जांपल टू प्रोटेक्ट योर सोसाइटी फ्रॉम द मेनेस ऑफ ड्रग्स। नसीम साहब बड़ा जबरदस्त किया। हमारे मुल्क में भी इसी तरह का कोई कानून कम से कम सर, फिर यूनिवर्सिटीज के देखें। उस्मान, ये कैप्टन उस्मान जो कमिश्नर लाहौर है, ये फूड अथॉरिटी में जब डीजी थे, तो इन्होंने स्कूल कॉलेजेस के करीब उसके करीब किसी भी शॉप में सिगरेट पर बेचने पर पाबंदी लगा दी थी। कोई 300 फुट के फासले में कोई इस तरह का नहीं, वो जो डिस्युअल और थे हमने। अच्छा, आखिरी सवाल जुल्फिकार साहब, चाहे अमीर हो या गरीब हो, चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, वो नशे की जानिब माइल क्यों होता है? मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि देखें, जो नशे में सुकून और प्लेयर मिलता है ना, जो खुशी आपको मिलती है पहली डोज में, फर्स्ट स्टेप में, वो प्लेयर आपको मरते दम तक नहीं मिलता। उस प्लेयर को और खुशी को लेने के लिए आप डोज बढ़ाते जाते हैं, डोज बढ़ाते जाते हैं, और एक दिन ये होता है आप उसके क्रोनिक एडिक्ट बन जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो आपको ना खुशी मिलती है ना प्लेयर मिलता है। ये नशे में असल जो हकीकत है। जी, प्लेयर के लिए मैं एक बात करूं, प्लेयर के 60-70 साल पहले चले जाए चाइना, चीन, आपका पड़ोसी मुल्क, आपका दोस्त, ओपियम वॉर, सारे नशे थे, सारे नशे थे। जिस वक्त रियासत ने अपनी कौम की तरबियत करना चाहिए तो उन्होंने तरबियत की, और आज वो सुपर पावर है, सुपर पावर बनने जा रही है, सुपर पावर बन चुके हुए हैं। तो किसी भी रियासत की, कोई भी रियासत की जिम्मेदारी के साथ अगर वो चाहे तो वो बहुत शुक्रिया बन सकता। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया नुमान शेख साहब। नाज़रीन, जब तक रियासत की विल नहीं होगी, जब तक सप्लाई लाइन को ब्रेक नहीं किया जाएगा, तब तक छोटे छोटे मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने से कुछ हासिल नहीं होगा। और ये बात CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को अच्छे से समझ लेनी चाहिए। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।